बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 14 का रिमेनिंग पार्ट कवर करते हैं। रीराइटिंग योर मैसेज को हमने रिव्यू कर लिया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेक कर ली, उसकी सारी चीज़ें चेक कर ली पीछे, उसमें वर्ड्स अपने फेमिलियर वर्ड यूज़ कर लिए और ज़्यादा अच्छे वर्ड्स अनबाइस वर्ड यूज़ कर लिए। अब हमने क्या करना है, उसको रीराइट करना। एज यू एडिट योर मैसेज यू विल फाइंड योरसेल्फ रीराइटिंग पैसेज, सेंटेंस और इवन होल सेक्शन। आप जब अपने मैसेज को रीराइट कर रहे हैं ना, यानी कि रिव्यू किया, एडिट किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें इन चीज़ों में फॉल्ट है, आपको इन्हें दोबारा लिखना है, रीराइट करना है। तो सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इस पैसेज में फॉल्ट है, इस पैसेज को आपको रीराइट करना चाहिए। और सम टाइम आपको ये फील होगा कि आपके इस सेंटेंस में फॉल्ट है, इसको आपको रीराइट करना है। और सम टाइम आपको इतने लैक्यूनाज अपने राइटिंग में नजर आएंगे कि आपको ये लगेगा कि अपने होल सेक्शन को, सारे के सारे मैसेज को आपको रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस। एवरी सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अब नाउन या इक्विवेलेंट नाउन, सब्जेक्ट हमारे पास नाउन होगा या नाउन के इक्विवेलेंट होगा नहीं कोई चीज़। एंड प्रेडिकेट, वर्ब एंड रिलेटेड वर्ड्स। ये हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमारा फाइल होता है जो काम करने वाला है, और बाकी सारे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट अगर है वो भी, और भी अगर कोई आपका पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है तो वो आपका प्रेडिकेट में आएगा। ठीक है। अब ये आपका इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसमें होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टू गिव योर सेंटेंस वेराइटी यूज 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये होती भी तीनों टाइप्स है सेंटेंस की, और भी टाइप्स होती हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स भी होता है, कम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन आपको अपनी राइटिंग को इफेक्टिव करने के लिए सिर्फ ये तीनों टाइप्स यूज करने सेंटेंस की। तीनों को बारी बारी देखते हैं। सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो। कैसे बना? प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट ईयर। प्रॉफिट्स आपके पास क्या है, आपके यानी कि प्रॉफिट्स हैं आपकी, जो आपके फ़ायदे हैं, आपका जो बचत है, प्रॉफिट है, वो हैव इंक्रीज इन द पास्ट ईयर, पिछले साल वो बढ़ा है। अब प्रॉफिट्स आपके पास सब्जेक्ट है, और बाकी का जो अंडरलाइन सेंटेंस है ये आपके पास प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट इज इन बोल्ड एंड प्रेडिकेट इज अंडरलाइन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? A compound sentence expresses two or more independent but related thoughts। अभी आपने सेंटेंसेस की डेफिनेशन भी याद करने हैं कि सिंपल कौन सा होता है और कंपाउंड कौन सा होता है और कम्प्लेक्स कौन सा होता है। सिंपल की आपको अलामतें बताई, उसके सैम्पल्स उसके ये कि हैं, उसकी निशानी कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड में क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, इंडिपेंडेंट थॉट्स होंगे जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं कर रही होंगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का तो आपको अच्छे से पता है ना, उन्हीं को डिपेंडेंट क्लास या इंडिपेंडेंट थॉट कहा गया है क्लास को। अच्छा, एक बात उसमें ये होगी कि वो रिलेटेड होंगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, यानी एक मशरिक में जा रही है उसकी क्लास और एक मगरिब में जा रही है। बेशक वो इंडिपेंडेंट होंगी लेकिन उन्हें रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, वेज रेट्स हैव डिक्लाइंड बाय 5%। वेज के जो रेट्स हैं वो 5% डिक्लाइन हो गए, यानी कि कम हो गए हैं। एंड एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ बीन हाई, और एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो हाई हुआ है। अब वेजेस और एम्प्लॉइज की एक आप कह लें रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। अब दो क्लासेस हैं कि वेजेस की पहले बात हुई है, उनका रेट जो 5% डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, और जो एम्प्लॉय है उनका टर्नओवर हाई रहा है। बातें दो होगी, इंडिपेंडेंट थॉट्स दो एक्सप्रेस होगी, लेकिन क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, मिलती जुलती हैं। वेज और एम्प्लॉय की बात हो रही है तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात हो रही है ना। अच्छा, अब हमारे पास अगेन बता रही हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है बोल्ड है, और बाकी जो अंडरलाइन वर्ड है ये हमारे पास प्रेडिकेट है। आप देखें, दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट नजर आ रहे हैं ना, और ये एंड से दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? एक्सप्रेसिस वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। ये इसकी भी अगेन आपने डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसमें तो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, दो हों, तीन हो, चार हो, सारी इंडिपेंडेंट होंगी। लेकिन कम्प्लेक्स में क्या होगा? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होगी, बाकी की सारी डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, उसके साथ 4-5 अगर क्लासेस हैं वो सारी डिपेंडेंट होंगी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। फॉलो करें ना मेरी बात को आप। एग्जाम्पल देखें, ऑल्दो यू मे क्वेश्चन अलीज एबिलिटीज़। अगरचे तुमने अली की जो काबिलियत है उस पर सवाल उठाया, यू मस्ट एडमिट दैट हिज मॉरल्स आर स्ट्रॉन्ग। तुम्हें इस बात पे यकीन, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि उसके जो मॉरल्स हैं, यानी कि उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। बेशक उसकी एबिलिटीज़, उसकी काबिलियत कम है, उस पर तुमने सवाल उठाया है, लेकिन उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दो क्लासेस यूज हुए हैं। एक तो ऑल्दो वाली जो क्लास है, डेफिनेटली इसके स्टार्ट में ऑल्दो लगा हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होगी। अब अगरचे अली की काबिलियत पर तुमने एतराज़ किया है,
अब आपको समझ आ रही है इस बात की, आपको समझ आ रही है ये कि ये बात के साथ कोई और बात ज़रूर है। मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं, ये डिपेंडेंट क्लास है ना, जो अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्लास पे डिपेंड कर रही है। अब जो इंडिपेंडेंट क्लास देखें, यू मस्ट एडमिट दैट हिज मॉरल्स आर स्ट्रॉन्ग, तुम्हें ज़रूर यकीन करना है कि हिज की जगह आप अली यूज़ करें, अली मॉरल के, अली का जो मॉरल वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग है। अब ये आप वैसे भी, मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इस बात पे यकीन करना चाहिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि अली का मॉरल स्ट्रॉन्ग है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास बनती है, इसका खुद भी अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर सकती है। लेकिन जो ऑल्दो वाली क्लास है ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं, डिपेंडेंट क्लास है। ये अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरी क्लास पे, इंडिपेंडेंट क्लास पे आप कह लें डिपेंड करती है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहा गया है। अब आपके याद रखने की ये बात है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और बाकी एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी हो वो सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉसेज होती हैं। ठीक है, अब तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस की आपको समझ आ गई। अब अपने ये तीन टाइप्स से अपने मैसेज में सिर्फ यूज़ करनी है। Avoid passive sentences like sales were increased by 32% last month. Use active sentence like sales improved by 32% last month. अब ये बाय दूसरा है, पैसिव वाला है, और ये बाय दूसरा है। अब आप बाय को लेके इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये हमने आगे भी बात की है कि हमने ख्वाह पैसिव सेंटेंस को नहीं यूज़ करना जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, एक्टिव से काम ना चल रहा हो, या हमारे पास ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है, या हमारे पास आप कह लें कोई तरीका नहीं है कि बचने का, कि हम पैसिव वाइज से बच जाएँ, तो तब आपने पैसिव यूज़ करना है। वरना आपने ख्वाह पैसिव यूज़ नहीं करना, आप अपने सेंटेंस को एक्टिव रखना है, एक्टिव क्लास ज़्यादा यूज़ करनी है। लेस एम्फेटिक, वी आर कटिंग द प्राइस टू स्टिमुलेट डिमांड। हम प्राइस को कम कर रहे हैं, किस लिए? स्टिमुलेट, डिमांड्स को बढ़ाने के लिए अपने प्राइस को कम कर रहे हैं। मोर एम्फेटिक, टू स्टिमुलेट द डिमांड वी आर कटिंग द प्राइस। अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? डेफिनेटली जो सेकंड वाली सेंटेंस है वो मोर एम्फेटिक कहते हैं ज़ोरदार को, यानी कि जो ज़्यादा आपके लिए अडोरेबल है, वो सेकंड सेंटेंस है कि हम डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, हाई करने के लिए प्राइस को कट ऑफ कर रहे हैं। सेंटेंस स्टाइल, ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू शॉर्टर वंस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब एक सेंटेंस है 3 लाइनों का, अब कोई बंदा उसको पढ़ रहा है, कोई शॉर्ट मेमोरी के भी लोग होते हैं ना, सबकी मेमोरी अच्छी तो नहीं ना होती। अब वो इतना लंबा आप सेंटेंस ना लिख दें कि वो पहली लाइन पढ़ के दूसरी लाइन में आते हुए वो पिछली लाइन भूल जाए। मतलब सेंटेंस को छोटा करें, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। ओके, एक्टिव सेंटेंस आर स्ट्रॉन्गर देन पैसिव वंस। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक्टिव सेंटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पैसिव सेंटेंस से। यूज़ पैसिव सेंटेंस टू सॉफ्टन बैड न्यूज़ एंड टू पुट योरसेल्फ इन द बैकग्राउंड और टू क्रिएट एन इम्पर्सनल टून। पैसिव सेंटेंस आपने कब यूज़ करने हैं? जब आपने कोई बैड न्यूज़ देनी हुई है, जब आपने खुद को हाइड करना है, क्योंकि आप तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, एंड पे आता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, तो वो एंड में आता है। तो उसको आपने जब हाइड करना है, ज़ाहिर आपने खुद को छुपाना है, इम्पर्सनल टून देनी है, तो आप क्या करें, तब सिर्फ आप पैसिव को यूज़ करें, वरना आप एक्टिव स्पीच को यूज़ करें। Eliminate unnecessary words and phrases. Be on the lookout for inefficient phrases, redundancies, unnecessary relevant pronouns and articles. जो आपके गैर ज़रूरी प्रोनाउंस हैं और आर्टिकल्स हैं उनको निकाल दें। आप बाज़ लोगों की आदत होती है ना, हर लफ्ज़ के साथ दा लगाते रहते हैं। मतलब दा पंजाबी वाला नहीं, इंग्लिश वाला दा ना, दी, TH दी, मतलब आई एम दी एंड ही इज़ दी, और दा, मतलब बार बार वो अननेसेसरली आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अब आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ऐसे ब्लंडर्स आप नहीं करें अपने बिजनेस मैसेज में। रिडेंडेंसीज आपको पता है कि ये ज़्यादतियाँ होती हैं, यानी कि कोई आपने एक्सजरेशन किया या कोई ऐसी चीज़, वो आप उसको एलिमिनेट करें, निकाल दें। और इनसफिशिएंट फ्रेजेस का मतलब होता है जो इनएफिशिएंट फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो आपके इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, उनको आप रिमूव कर दें, बजाय कि उनसे आप अपने मैसेज का इम्पैक्ट रॉन्ग आप करें, उसका असर जो है वो नेगेटिव में जाए, तो आप उनको करी रिमूव दें, एलिमिनेट कर दें अपने मैसेज से। एग्जाम्पल देखें कंफ्यूजिंग। द प्रोजेक्ट मैनेजर टोल्ड द इंजीनियर लास्ट वीक। प्रोजेक्ट के मैनेजर ने इंजीनियर को पिछले हफ्ते बताया द स्पेसिफिकेशंस वर चेंज्ड, कि स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई हैं। अब इसमें कंफ्यूजिंग बात भला क्या है? अब लास्ट वीक तो एक बार यूज़ हुआ है, अब ये समझ नहीं आ रही कि लास्ट वीक को मैनेजर ने इंजीनियर को बताया कि स्पेसिफिकेशन चेंज हो गए हैं, या उसने ये बताया कि लास्ट वीक स्पेसिफिकेशन चेंज हुई थी। अब समझ कंफ्यूजिंग बात यही है ना बच्चे, कि स्पेसिफिकेशन लास्ट वीक चेंज हुई है या उसने उसको बताया लास्ट वीक है।
अब कंफ्यूज हो रहे हैं ना हम क्लियर करते हैं कि द प्रोजेक्ट मैनेजर टोल्ड द इंजीनियर लास्ट वीक, प्रोजेक्ट के मैनेजर ने इंजीनियर को पिछले हफ्ते बताया दैट द स्पेसिफिकेशन वर चेंज, के स्पेसिफिकेशन बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। इसका ये मतलब है कि उसने पिछले हफ्ते उसको बताया, स्पेसिफिकेशन पिछले हफ्ते चेंज नहीं हो रही। क्लियर हुआ ना आपको? ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आप अपनी ना दें, आप क्लियर स्टेटमेंट दें ताकि आपका रीडर आप जितना हो सके उसको फिजिबल करें, उसको ईजी करें, उसको आप ट्रबल में ना डालें। Emphasize key thoughts. Emphasize parts of sentence by examples, giving them more space, putting them at the beginning or at the end of the sentence, making them the subject of the sentences. मतलब ये कि ऐसी थॉट्स जिनको आपने एम्फेसाइज करना है, जिनको जोर देना है, उनको क्या करें, उनको सब्जेक्ट बनाए। हमेशा सब्जेक्ट पे रीडर का फोकस होता है, एक सेंटेंस भी सब्जेक्ट पे फोकस करता है। तो आपने जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले लाएं, उसको सब्जेक्ट बनाएं और उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी कि शुरू में लाएं और एंड में लाएं, यानी कि बीच में ना लिखें। एक सेंटेंस का एंड और बिगिनिंग, ये दोनों चीज़ें अपीलेबल होती हैं रीडर के लिए, अट्रैक्टेबल होती हैं, अट्रैक्टफुल होती हैं। तो वो आप जो एम्फेसाइज की थॉट्स हैं जिनको आपने एम्फेसाइज करना है, है उनको आप या शुरू में लिखें या लास्ट में। अब उन्हें मोर स्पेस दें, गिविंग देम मोर, यानी कि उनको ज़्यादा आप डिस्कस करें, ज़्यादा उन पर फोकस करें और एग्जांपल्स के साथ उनको क्लियर कराएं। और नेक्स्ट है बस यही आपके हो गए कि की पॉइंट्स को कैसे आपने की थॉट्स को एम्फेसाइज करना है, उन पर जोर देना है। Next is develop coherent paragraphs. Paragraphs are functional units that revolve around a single thought. Paragraph क्या है? Functional unit हैं जो एक single thought के गिर्द revolve करते हैं। आपको पता है आप एक पैराग्राफ में एक ही बात करते हैं, उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होती है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, बात उसमें जो उसका मेन पॉइंट है वो एक ही होता है। तो यहाँ भी ये बता रहा है कि सिंगल थॉट के अराउंड आपका पैराग्राफ रिवॉल्व करता है। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ आर टॉपिक सेंटेंस, रिलेटिंग सेंटेंस, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अब वही उसने टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग को उनके नाम चेंज कर लिए, ठीक है वही चीज़ें। टॉपिक सेंटेंस को तो आप जानते हैं, रिलेटेड सेंटेंस का होता है इससे मतलब मिलते जुलते, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रही हैं, उनको सपोर्टिंग सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल भी हम कहते होते थे 101 में। और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी अगेन वही जो आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपके सपोर्टिंग डिटेल्स में ये भी चीज़ आ जाती है। अब 5 वेज टू डेवलप अ पैराग्राफ को डेवलप करने के 5 तरीके कौन से? इलिस्ट्रेशंस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है मिसालें देख के आप मिसालों से वाज़ह करें, एग्जांपल से, ठीक है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यानी कि मुआवजा आप करें, जिस चीज़ को आप जिक्र कर रहे हैं उसका मुआवजा करें, उसको कंट्रास्ट पेश करें। काज एंड इफेक्ट को डिस्कस करें। क्लासिफिकेशन यानी कि उसकी इकसाम, उसकी काइंड्स को डिस्कस करें। प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, मसाइल और उनका हल, यानी कि पैराग्राफ में आप इन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। पैराग्राफ को डेवलप करने का ये तरीका है, ठीक है। Producing your documents. Written documents require decisions about design elements. Design elements include white space, free of art, text and artwork. ये आपने याद रखें कि डिज़ाइन एलिमेंट में क्या होता है, और वाइट स्पेस, फ्री ऑफ आर्ट एंड आर्ट वर्क। हमने पीछे पढ़ा था ना कि सीवी कौन से पेज पे होनी चाहिए, आपकी जो ट्रेडिशनल सीवी रिज्यूम है, रेड पेज, ब्लू, पिंक, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत बार आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पर आप फोकस किया करें, ठीक है। Margins and line justification, left justified and right gives the document an open feeling. अब मार्जिन्स यानी कि मार्जिन आपको पता है मार्जिन लाइन होती है डॉक्यूमेंट की, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है ना, तो ये मैं इधर ये लाइन लगा दूँ, इधर ये मैंने एक लाइन लगा दी और इधर राइट दूसरी साइड पे भी एक लाइन लगा दी, तो इनको मैं कहूँगी मार्जिन लाइंस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेफ्ट जस्टिफाइड, जो मार्जिन लाइंस है वो लेफ्ट पे जस्टिफाइड होनी चाहिए। एंड राइट गिव्स द डॉक्यूमेंट एन ओपन फीलिंग, और राइट साइड पे उसको यानी कि लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन होनी चाहिए और राइट साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो ऐसा करता है डॉक्यूमेंट को एक ओपन फीलिंग आती है, अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ाइन एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। हेडिंग्स एंड कैप्शंस। हेडिंग हेल्प द रीडर क्विकली आइडेंटिफाई द कंटेंट। हेडिंग्स एंड कैप्शंस यानी कि आप कैप्शन नहीं देते हो, व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करते हैं तो आप कैप्शन करते हैं, इससे आपको कैप्शन क्लियर हो गया होगा ज़्यादा अच्छे से। अच्छा पहले हम उसको हेडिंग कहते हैं, जैसे आप देखें। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स, हमने ये इस पैराग्राफ में हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स पढ़ना है, तो हमारे पास ये हेडिंग दी हुई है कि ये डिज़ाइन एलिमेंट का पैराग्राफ है। ऐसे ही आप अपने मैसेज में हेडिंग दें तो क्या होगा, रीडर को आइडेंटिफाई करने में आपको कॉन्टेंट मदद मिलेगी, अच्छा असर पड़ेगा आपके मैसेज का। टाइप फेस रेफर्स टू द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द लेटर्स, यानी कि फिजिकल डिज़ाइन कैसा है लेटर का, उसका कलर कौन सा है, उसके पैराग्राफ को आपने कैसे सेट किया हुआ है, फिजिकली वो कैसे नज़र आ रहा है एक लुक देखने में।
टाइप स्टाइल्स, अवॉइड यूजिंग टाइप स्टाइल्स दैट स्लो योर रीडर्स डाउन। ऐसा टाइप स्टाइल ना यूज़ करें, मतलब ऐसा टाइप स्टाइल होता है ना, ये देखें ये टाइप स्टाइल, ये सारा कुछ कैपिटल लिखा हुआ है। अब इसको हमने पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बजाय इसके ये शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एक आपके पास ये है ना, ये लाइन है, एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप फेस आर फॉलोज। अब ई कैपिटल है, XAMP, बाकी सारे स्पेलिंग स्मॉल हैं, ये सारा कुछ स्मॉल है सारा, यानी कि एक कैपिटलाइजेशन यूज़ किया है, सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है और लास्ट पे फुल स्टॉप है। अगर आप एक को कैपिटल एक को स्मॉल करेंगे या फिर सारे को कैपिटल कर लेंगे या 2-3 कैपिटल 2-3 स्मॉल, तो थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होगा ना, स्लो डाउन होगी रीडिंग रीडर की। तो आप ऐसा स्टाइल ना यूज़ करें, आप सिंपल स्टाइल यूज़ करें जो रीडर के लिए पढ़ने के लिए आसान हो। अब टाइप फेस की उसने एग्जाम्पल दिया है कि टाइप फेस इज ऑफन यूज टू टेक्स्ट, कौन सा, रोमन, टाइम्स रोमन यूज़ होता है। टाइम्स रोमन्स के अलावा आपने अगर MS वर्ड यूज़ किया, इटैलिक भी फॉर्म है, यानी कि जिसमें लफ्ज़ों को टेढ़ा मेढ़ा करके लिखते हैं या डिज़ाइन से थोड़ा सा लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना पढ़ने में। उसके बजाय टाइम्स रोमन सिंपल इंग्लिश में लिखें तो वो ज़्यादा आसान है पढ़ने में के लिए, रीडर के लिए, ठीक है। अब उसके साथ ये बताया है कि हेलवेंटिका इज़ ऑफन यूज फॉर हेडिंग, हेडिंग्स के लिए ये वाली लैंग्वेज यूज़ होती है। अच्छा, टाइम न्यू रोमन्स को कह रहा है कि हार्डर टू रीड इन ऑल कैप्स, ऑल कैप्स का मतलब है सारे आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो पढ़ना मुश्किल होगा टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज को। उसके लिए आपको ऐसे रखना चाहिए कि पहला सिर्फ पहला वर्ड आपका कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हों। sans सेरिफ टाइपफेस, ये सारे sans सेरिफ टाइपफेस जो है ना, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये टाइपफेस की आप कह लें एग्जाम्पल्स, उसकी टाइप्स डिस्कस हो रही हैं। Helvetica is often used for heading. Helvetica is a clearer face even in all caps. अब all caps में भी Helvetica clear face है, यानी कि पढ़ना आसान है as compared to Times New Roman. Design decisions. For effective designs, pay attention to. इफेक्टिव डिज़ाइन के लिए आपको इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। कौन कौन सी बना, कंसिस्टेंसी, बैलेंस, रिस्ट्रेंट, डिटेल। कंसिस्टेंसी होता है मतवातर को, यानी कि तवातुर है, कंटिन्यूटी है आपके सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है ना, यानी कि एक में आपने एक बात की है, दूसरे में आपने मशरिक और मगरिब दूर दूर तो नहीं बातें की, मतलब कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस में, आपके आइडियाज़ में, आपके थॉट्स में। बैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आप उसके बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट ना शो करते जाएं, पॉजिटिव एस्पेक्ट का भी जिक्र करें, बैलेंस में रहें, ठीक है। अनबाइस्ड होना है, अगेन वही बात। रिस्ट्रेंट और डिटेल, रिस्ट्रेंट करते हैं यानी कि रेजिस्टेंस को आप उस पर फोकस करें, इन चीज़ पे इंटेंशन दें कि आपको कोई चीज़ आपके लिए रिस्ट्रेंट तो नहीं है, यानी कि रीडर के पढ़ने के लिए कोई चीज़ आप ऐसी हिंडर्स क्रिएट कर रही हो, उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हो, तो ऐसी चीज़ को डेफिनेटली आप रिमूव ही करेंगे ना अपने मैसेज से। और डिटेल, उसके डिटेल पे तवज्जो दें, डिटेल में सारा कुछ आ सकता है उसका, आप कह लें फिजिकल अपीयरेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें जो जो आपने फ्रेजेस यूज़ किया सब कुछ जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है। लास्ट पे आप प्रूफ रीड योर डॉक्यूमेंट। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर लिया, रीराइट भी कर लिया, रिव्यू भी कर लिया, और अब हमने लास्ट पे उसको प्रूफ रीड करना है। क्रेडिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय योर लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड फॉर्मेट। क्रेडिबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, आपकी लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि आपकी तवज्जो कहीं और होती है, और आपकी डिटेल और फॉर्मेट के और जो आप लिख रहे हैं मैसेज, उसके कंटेंट की तरफ आप अगर अटेंटिव नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी, आपका जो रीडर के साथ रिलेशनशिप है, वो इफेक्ट डेफिनेटली होगा, इफेक्ट करेगा। यूज़ ग्रामर एंड स्पेल चेकर्स वाइजली, यानी कि ग्रामर के लिए आप, और अपने प्रूफ रीड में सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं करनी है, अपने ग्रामर को और स्पेलिंग्स को चेक करना है, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन, रिव्यू, रीराइट, ये सब कुछ हम पीछे कर रहे हैं। अब सिर्फ प्रूफ रीडिंग में हमने ग्रामर और स्पेलिंग्स को चेक करना होता है, तो आपने यही करना है, ओके। अब नेक्स्ट रिकैप कि हमने क्या किया कि आपने मैसेज के कंटेंट को कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल, रीडेबिलिटी, उसके स्पेलिंग को चेक करना, मोस्ट इफेक्टिव हम कैसे बनाना है, मेन पॉइंट पे कैसे रहना है, मैसेज को रीराइट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो ये आपको पता है, हमने दिल से पढ़ ली है, ठीक है बच्चों। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।